हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और फिर से चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। और वो इन्वेस्टिगेशन क्या है, और ये इन्वेस्टिगेशन आपको पहले से ही पता है, और वही वाला टॉपिक है, इज मार्क्स स्टिल अलाइव। और थोड़ा छोड़ते हैं, कोरोना वायरस को छोड़ते हैं, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को छोड़ते हैं, बैकग्राउंड में फिर से चल के देखते हैं कि क्या मार्क्स हमारे बीच है कि नहीं है। तो जैसा कि जो प्रीवियस लेक्चर था, इस focusing about the liberal thinkers like Adam Smith, David Ricardo and Professor Malthus, liberal thinkers, ठीक है, जो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब हम थोड़ा और थिंकर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगेन, अब आप जब सही कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए तो आएगा, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो जब कभी हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो लिबरल थिंकर्स के ऊपर फोकस कर रहा था, अब जो है हम प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थिंकर्स के बारे में फिर से बात करते हैं। वही वाली बात कि भाई वर्कर की कंडीशन कैसी है। जैसा कि अगर हम आज की बात करें तो आज भी वर्कर की कंडीशन जय हिंद जय भारत हुई है, तो फिर से उसी वर्कर की कंडीशन को लेके कुछ और फिलोसोफर आ गए। जैसे किसी ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, रॉबर्ट ओवेन, इसने कहा कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ। अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वह वर्कर्स के कंडीशन को देखे। इसी तरीके से सेंट जो साइमन है, उन्होंने भी कहा कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ और क्या बोलते हैं, वर्कर के कंडीशन को सही करो। एक्चुअली में बेसिकली ये जो थिंकर्स हैं लाइक रॉबर्ट ओवेन या चार्ल्स फूरियर या सेंट साइमन, तो ये ऐसे थिंकर्स हैं जो एक यूटोपियन सोशलिस्ट है। मतलब अभी सोशलिज्म आया नहीं है, मतलब ये सोशलिज्म कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं। एक्चुअली में अभी समाजवाद आया नहीं है, हम मार्क्स के पहले की बात कर रहे हैं। बस ये यूटोपियन कॉन्सेप्ट, यूटोपियन मतलब जो नहीं है फिर भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि रॉबर्ट ओवेन जो है, ओवेन था बेसिकली, ये खुद एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर था और इसने जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया। इसीलिए कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया ताकि जो है वर्किंग जो लेबर्स हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके वर्किंग कंडीशन को क्या किया जा सके, सही किया जा सकते, जिसके साथ जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। इसी तरीके से जो हेनरी डे सेंट साइमन थे, है ना, ही क्रिएटेड अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, ठीक है ना, जिसको साइमनिज्म कहा जाता है। और इन्होंने भी ये कहा कि भाई वर्किंग क्लास के बारे में थोड़ा सोचो और थोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो गवर्नमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट हो, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके लिए बनाए और उनकी समस्याओं को समझे। अब इस सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत सिंपल और बहुत कंसाइज फॉर्म में बात कर दें कि जो भी लिबरल थिंकर्स थे, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एडम स्मिथ, या इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एडम स्मिथ की बात ना करके अगर हम डेविड रिकार्डो की बात करें या मैं माल्थस की बात करूं, तो ये जो लिबरल थिंकर्स थे जो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, जो कैपिटलिज्म को बचा रहे थे, दूसरे शब्दों में जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, तो ये लेजिस्फेयर की बात कर रहे थे कि भाई जो है कैपिटलिज्म में जो है वो मार्केट का रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये प्री मार्क्सिस्ट थिंकर्स थे ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात कर रहे थे। तो यही डिफरेंस है कि अगर मैं प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थिंकर्स की बात करूं तो ये एक यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर हैं जो बस इतना बोल रहे हैं, ऐसा कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो अगर मैं बात करूं डेविड रिकार्डो और प्रोफेसर माल्थस की, तो वो कैपिटलिज्म को बचा रहे हैं। वो कैपिटलिज्म को क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वो कैपिटलिज्म को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। बस इतना आपको दो बातें याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि कहानी बहुत सारी लंबी है। तो हॉरिजेंटल चले तो ज़्यादा जरूरी है, वर्टिकल उसके डेप्थ में जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ने का आपको मन होगा तो आप रॉबर्ट ओवेन को और साथ ही साथ क्या बोलते हैं साइमन को आप जाके पढ़िए कि भाई ये प्री मार्क जो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थे इनका क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसी सिनेरियो में जिसका आप लोगों को भी इंतजार है कि हम क्या बोलेंगे, तो अब इसी सिनेरियो में हम समझते हैं मार्क्स को। देखो, जब कभी भी मार्क्स की बात आती है तो कार्ल मार्क्स इज अ प्रोफेट। और व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेट? प्रोफेट का मतलब होता है अ पर्सन हु अंडरस्टैंड द रियल रीजन फॉर ट्रबल एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड सोल्यूशन फॉर ट्रबल। कि प्रॉफिट वही है जो ये जानता है कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है और वो भी ये जानता है कि उसका सोल्यूशन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मार्क्स है इज फ्रॉम जर्मनी, ये फिलोसोफर तो है ही है, हिस्टोरियन भी है, सोशियोलॉजिस्ट भी है, लेकिन जो इसकी समाजवाद की डेफिनेशन है वो साइंटिफिक है।
ये बात याद रखना, इसने साइंटिफिक सोशलिज्म को जन्म दिया, क्योंकि इसके पहले के जो थिंकर्स हैं वो यूटोपियन सोशलिज्म वाले हैं कि सोशलिज्म को बस एज ए प्रैक्टिकली एज अ यूटोपिया में यूज कर रहे हैं, एक्चुअली में वो ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसने ग्राउंड पे उसको लाके दिखाया। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज अ वर्ड विच मीन्स अ पर्सन हु अंडरस्टैंड द रियल रीजन फॉर ट्रबल एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड सोल्यूशन फॉर ट्रबल, कि वो ये भी जानता है कि समस्या क्या है और समस्या किस वजह से हो रही है, उसका क्या कारण है और उसका समाधान कैसे होगा उसको भी जानता है, उसी को प्रॉफिट बोलते हैं। तो हम मार्क्स को प्रॉफिट बोल रहे हैं तो इसमें कोई मतलब कोई गड़बड़ी नहीं है कि मार्क्स को मैं प्रॉफिट नहीं बोल सकता, इज अ प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 4 पॉइंट की अभी बात करूंगा। सबसे पहले क्लास कॉपरेशन एंड अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट, फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट इनहेरिएंट इन द लॉजिक ऑफ द हिस्ट्री इटसेल्फ, है ना, एज अ फिलोसोफर टू ब्रिंग अ सिंथेसिस बिटवीन हेगेलियन आइडियलिज्म विद अ फ्यूबार्क मटेरियलिज्म। तो ये दीज आर द फिलोसोफर, ठीक है ना, तो ये फिलोसोफर हैं, तो इनकी हम बात करेंगे अभी। तो इन चारों पॉइंट को हम समझते हैं। तो देखो मार्क्स जो है, मार्क्स को आप फिलोसोफर बोल रहे हैं, मार्क्स को आप हिस्टोरियन बोल रहे हैं, मार्क्स को आप सोशियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, मार्क्स को आप इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, मार्क्स को आप जो मन करे वो बोलिए, क्योंकि दुनिया का सारा थियरी एक तरफ और मार्क्स का सिद्धांत क्या बोलते हैं एक तरफ, क्योंकि ही इज अ प्रॉफिट। तो समझो मार्क्स क्या है। देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि जब पहले का समय था तो उस समय स्लेवरी सिस्टम था। अब उस स्लेवरी सिस्टम में बेसिकली क्या था कि दोज हु आर द मास्टर्स ऑफ स्लेव, तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट था, स्लेव और क्या बोलते हैं मास्टर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट था। अब जब ये स्लेवरी सिस्टम जो दास प्रथा का अंत हुआ जब, तो फ्यूडलिज्म आ गया कि समवन एक्वायर द लैंड एंड प्रॉपर्टी और उसमें किसानों को काम कराना शुरू कर दिया। तो अब ये कन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो गया। दिस कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन व्हाट फार्मर्स एंड व्हाट फ्यूडल लॉर्ड्स। और फ्यूडलिज्म का जो सबसे करीबी दुश्मन था उसका नाम क्या था, कैपिटलिज्म का जो सबसे करीबी दुश्मन था उसका क्या नाम था, फ्यूडलिज्म। अब ये जब फ्यूडलिज्म खत्म हुआ तो फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आ गया, और कैपिटलिज्म में भी वही कन्फ्लिक्ट कि कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कलेस क्लास के बीच में कन्फ्लिक्ट। तो देखो आप हर जगह देख रहे हो कन्फ्लिक्ट है कि अगर स्लेवरी सिस्टम में आप जाते हो तो वहां मास्टर्स और स्लेव के बीच में क्या बोलते हैं कन्फ्लिक्ट है। और अगर फ्यूडलिज्म जब स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया गया तो फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड्स और फार्मर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट है। कैपिटलिज्म में आया, कैपिटलिज्म में जब हम आए तो कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर के बीच में क्या बोलते हैं कन्फ्लिक्ट है। तो वही है ना, कोई ये नहीं समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा। स्लेवरी को आपने ब्रेक करके फ्यूडलिज्म को लाया, फ्यूडलिज्म को ब्रेक करके आपने कैपिटलिज्म को लाया, इसके बाद ना कोई चीज आई, इसके बाद सोशलिज्म आया ना, सोशलिज्म तो पहले नहीं आया। तो व्हाट मार्क्स सेड कि कॉपरेशन इम्पॉसिबल, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्लेव और मास्टर्स के बीच में कॉपरेशन हो जाए इम्पॉसिबल, फार्मर और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में कॉपरेशन हो जाए इम्पॉसिबल, वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच में कॉपरेशन हो जाए तो इम्पॉसिबल, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, ये होना ही नहीं है, क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे हैं। देखो अब हम फिलॉसफी में जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे। दर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दर्शन का ज्ञान होना जरूरी है। तो इन दिस वर्ल्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिलोसोफर, वन इज आइडियलिस्टिक फिलोसोफर एंड सेकेंड वन इज मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर। एक आइडियलिस्टिक फिलोसोफर है और दूसरा जो है वो मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर है। तो जब हम आइडियलिस्टिक फिलोसोफर की बात करते हैं तो वो आइडिया प्रोग्रेस की बात करता है, और वो कहता है कि भाई आइडिया के प्रोग्रेस से सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा। और शायद आपने इसीलिए सुना होगा, डायलेक्टिलिज्म के बारे में सुना होगा, है ना, जिसको आप द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या है कि एक आइडिया है, वन आइडिया एंड सेकेंड आइडिया। अब इन दोनों आइडिया में क्या बोलते हैं क्लैश हुआ तो एक तीसरा आइडिया क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो ये थोड़ा ग्राउंड पिक्चर की कभी बात नहीं करता। आइडियलिज्म जो है वो कभी जमीनी स्तर की बात नहीं करता है, ये इसका जो दर्शन चलता है वो आसमान में चलता है, जमीन में इसका दर्शन कभी चलता नहीं है। तो आइडियलिस्टिक फिलोसोफर जो है, तो ऐसा नहीं कि मार्क्स जो है वो ईगल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसा नहीं कि वो जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं बेसिकली किससे, ईगल से, जो आइडियलिस्टिक फिलोसोफर है उससे बहुत ज्यादा बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन जब ईगल की वो किताब पढ़ता है द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड इन 1844, तो ये सिंपैथाइजर बन जाता है
ना, तो वो समझता है, मतलब अब जो आसमान की फिलॉसफी है, इन आइडियलिस्टिकों की, जो आइडियलिस्टिक फिलोसोफर है, इनकी जो आसमान में दर्शन चल रहा है, जो जमीन पे दर्शन नहीं चल रहा है, इसको ये जमीन पे लाने का प्रयास करता है। कौन? मार्क्स, ठीक है ना। मार्क्स जो है इसको जमीन पे लाने का प्रयास करता है। और क्या करता है बेसिकली, इसीलिए देखो आपने यहां पे जब आप लाइन पढ़ोगे, अ फिलोसोफर टू ब्रिंग अ सिंथेसिस बिटवीन हेगेलियन आइडियलिज्म विथ फ्यूबार्क मेटेरियलिज्म, कि मतलब इसने दोनों ही फिलॉसफी को कंबाइन किया, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी को भी और मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को। जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी जो जमीन पे चल रही है, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी जो कहां चल रही है? आसमान पे चल रही। तो ये आसमान की फिलॉसफी को नीचे लेके आया और मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, इन दोनों को सिंथेसिस किया। जैसे मैंने बताया ना कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिस्टिक फिलॉसफी, कि आइडियलिस्टिक फिलॉसफी बात करती है आइडिया के प्रोग्रेस की, बोलती है कि अगर आइडिया का प्रोग्रेस होगा तो सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा। और इसी आइडिया के प्रोग्रेस में डायलेक्टिलिज्म होता है। जैसे एक आइडिया है, दो आइडिया है, जब इन दोनों के बीच में द्वंद्व होता है, डायलेक्टिलिज्म होता है, तो एक तीसरा आइडिया क्या होता है? जनरेट होता है। तो ऐसा नहीं कि मार्क्स इससे प्रभावित नहीं था, मार्क्स इससे बहुत इन्फ्लुएंस था। और लेकिन जब उसने ईगल की किताब पढ़ी, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड इन 1844, तो ये जो है लेबर का बहुत ज्यादा सिंपैथाइजर हो गया। और जब ये सिंपैथाइजर हुआ, तब इसने क्या किया कि मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी और आइडियलिस्टिक फिलॉसफी दोनों के थीसिस एंटीथीसिस को सिंथेसिस करके इसने इस क्लास, क्या बोलते हैं बेसिकली, क्लास कॉपरेशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया। ठीक है, बोला कि ये इम्पॉसिबल है। जैसा कि आप स्लेवरी सिस्टम में देख रहे हैं कि मास्टर और स्लेव लड़ रहा है, ठीक है। फ्यूडलिज्म में आप देख रहे हैं फ्यूडल लॉर्ड्स और फार्मर लड़ रहा है। कैपिटलिज्म में आप देख रहे हैं कैपिटलिस्ट और वर्कर लड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो अगर आपको लगता है कि इनके बीच में कॉपरेशन हो जाए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ने केवल आसमान पे अपनी फिलॉसफी रखी, कभी जमीन पे इसको लेके आए नहीं। और शायद यही वजह रही कि चाहे प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थिंकर्स थे, उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। समझ में आया कि नहीं है? और मार्क्स सोल्यूशन लेके आए। तो सोल्यूशन की हम लोग तो बात करेंगे, पहले इन 4 पॉइंट को हम समझ लें, ठीक है। और शायद यही वजह है कि मार्क्स ने कहा कि आज तक जितने भी फिलोसोफर हैं उन्होंने संसार की एक्सप्लेनेशन की है, अब समय आ गया है बदलने का। और यही वजह है कि जो मार्क्स का टॉम्ब है लंदन में, जहां पे मार्क्स को दफनाया गया है, उस पर यह बात क्या कही गई है, लिखी गई है कि दुनिया के जितने भी दार्शनिक हैं, ठीक है ना, उन्होंने तो केवल संसार की व्याख्या की आसमान पे, उसको कभी जमीन पे नहीं लाया। और इसको मैं जमीन पे लाया, और इसीलिए इसने क्या किया कि आइडियलिस्टिक फिलॉसफी और मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी की थीसिस एंटीथीसिस को सिंथेसिस करके अपना आइडिया जनरेट किया। अब आप थोड़ा सा ये बात भी समझ लें कि व्हाट डू यू मीन बाय थिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय थीसिस, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंटीथीसिस एंड देन द सिंथेसिस। इन फिलॉसफी द ट्रायड ऑफ द थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, ठीक है, इज अ प्रोग्रेशन ऑफ 3 आइडियाज और प्रिपोजिशन, कि 3 आइडिया का ये क्या है? एक प्रोग्रेशन है। द फर्स्ट आइडिया, द थीसिस, इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट illustrating a point. It is followed by the second idea. अब जब सेकेंड आइडिया आ गया तो एंथिसिस, अब उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होगा, उसमें निगलेक्शन होगा। जैसे एक बंदे ने ए बोला तो दूसरे बंदे ने बी बोला, कि ए वाला जो बोल रहा है उसको वो निगलेक्ट करना शुरू किया, तो दिस इज कॉल्ड एंटीथेसिस। एंड लास्टली द थर्ड आइडिया इज द सिंथेसिस। और ये जो होता है कि ये किसी भी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करता, और इसी चीज को हम डायलेक्टिलिज्म कहते हैं, जिसकी स्टार्टिंग सबसे पहली बार किसने की थी? हेगल ने की थी। और हेगल से ही प्रभावित होके उसने क्या बोलते हैं कि उसकी फिलॉसफी को जमीन में उतारा। और उसने क्या बोलते हैं बेसिकली व्हाट, हेगल, और इसके बाद क्या बोलते हैं फ्यूबार्क। मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी और मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, इन दोनों को कन्फ्लिक्ट करके, इन दोनों को कंबाइन करके अपने थिसिस में बोला कि ये कॉपरेशन इम्पॉसिबल है, ये कॉपरेशन कभी हो नहीं सकता है। अब अगर आप इसके आगे चाहते हैं मार्क्स के बारे में जानना तो प्लीज कमेंट इट एंड शेयर इट। शेयर मत करो, बस कमेंट करो, ठीक है। और फिर हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि कौन मार्क्स था, और भी आगे बात करेंगे, ठीक है। ही इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। यूटोपियन सोशलिज्म का यह फायदा नहीं है। जो प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थे वो यूटोपियन सोशलिस्ट थे, ये रियल सोशलिस्ट है, तो उसकी हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।